जय हिंद। क्या आप लोग जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का नाम जानते हैं? क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराई गई थी और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरी परमाणु बम नागासाकी पे गिराई गई थी और ये दोनों ही शहर जापान के प्रमुख शहर हैं। आप इस बात को जानते हैं कि 6 अगस्त को गिरने वाली परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिरने वाली जो परमाणु बम थी उसका नाम फैट मैन रखा गया था। आज हम बात हिरोशिमा की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिरोशिमा में G7 की 49वीं सम्मेलन आयोजित हो रही है 19 मई से लेकर 21 मई तक। आप इस बात को जानते होंगे कि G7 दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों का संगठन है। ग्रुप 7 का निर्माण पूर्व में G6 के नाम से हुई थी 1975 ईस्वी में, जब पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के मिलने से यह संगठन बनी थी G6। 1976 ईस्वी में कनाडा को शामिल करने के बाद G6 का स्वरूप G7 में बदल गया और 1997 ईस्वी में जब रूस को इस संगठन में शामिल कर लिया गया तब G7 ही G8 के रूप में चर्चित हुई। लेकिन क्रीमिया के विवाद के कारण 2014 में रूस को G7 की सदस्यता से बाहर कर दी गई। इस प्रकार से वर्तमान में G7 जो है वो आपका अस्तित्व में है। G8 2014 तक रही थी जब तक कि रूस इसमें शामिल था। आज हम दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि G7 ग्रुप इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रुप के पास आप पे 280 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था जानते हो। आप समझ सकते हैं कि इन 7 मुल्कों के पास दुनिया की 10% आबादी तो जरूर है, लेकिन दुनिया के 32% जीडीपी जो है, दुनिया भर के जीडीपी का 32% हिस्सा जो है G7 के पास है। आप समझ सकते हैं कि G7 किस तरीके से संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हम हिरोशिमा की चर्चा किए, हिरोशिमा पे गिरने वाली परमाणु बम लिटिल बॉय की चर्चा की। क्योंकि जब परमाणु बम जैसे विध्वंसक बम की दुष्परिणाम को हिरोशिमा के लोगों ने झेलना शुरू किया तो कहते हैं कि हिरोशिमा के बच्चे आज भी हैंडीकैप्ड पैदा लेते हैं उस बम के रेडिएशन के कारण। और आज उसी हिरोशिमा पे G7 की सम्मेलन हो रही है और जापान के मित्र राष्ट्र की हैसियत से भारत भी पहुंचा है। क्योंकि आप इस बात को जानो कि G7 में आपके यूरोपियन यूनियन भी शामिल होते हैं और साथ साथ जो मेजबान देश होते हैं उस मेजबान देश के मित्र राष्ट्रों को भी मेजबान देश को आमंत्रित करने का अधिकार रहता है। आप जानते हैं भारत भी पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक और राजनीतिक रूप से दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में शुमार होता चला जा रहा है। इस कारण से दुनिया के किसी भी मेजबान देश के मित्र के रूप में भारत पिछले कुछ वर्षों से G7 के सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करता आ रहा है। जापान का भी भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और भारत के साथ जापान की जो मित्रता है उस मित्रता के कारण आप देखोगे कि किस प्रकार से आपका भारत के रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी भी G7 के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए हिरोशिमा पहुंचे हुए। भारत की सबसे बड़ी विशेषता होती है मोदी जी की जो वैदेशिक नीति है, उस वैदेशिक नीति के जो प्रमुख स्तंभ है वो है आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और दूसरी आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल।
ये दोनों ही आप देखोगे कि अजीत डोभाल और एस जयशंकर और मोदी जी की जो टिकरी है, यह किसी भी सम्मेलन में भारत की प्रतिष्ठा को हर संभव मजबूती से स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं। आप देखो कि G7 में 7 मुल्क हैं, सातों मुल्क के अलग अलग सरकार के प्रधान हैं या राष्ट्र के प्रधान हैं। आपने इमैनुअल मैक्रोन का नाम देखा है, आपने देखा है कि किस तरीके से ऋषि सुनक इंग्लैंड के पहुँचे हुए हैं, आप जो बाइडेन को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कि जापान के हैं, आपने देखा है फूमियो किशिदा। ये तो मेजबान देश होने के कारण आपके सबसे पहले सभी आगंतुक देश के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर ही रहे। तो ये दुनिया के वे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं या दुनिया के वे शक्तिशाली नेतागण हैं, जब एक साथ ये मिल रहे हैं तो इसका प्रभाव दुनिया में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 15 महीने से ज़्यादा से युद्ध चल रही है, जिसका परिणाम दुनिया के अन्य देशों को भी झेलना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से जेलेंस्की के साथ बातें की, हाथों में हाथ डाल करके जब उन्होंने जेलेंस्की के साथ भविष्य की रूपरेखा पर बात की, तो उन्होंने G7 सम्मेलन से यह आगाह किया कि यह युद्ध कोई आर्थिक क्षति के लिए नहीं, मानवता के क्षति के लिए नुकसानदेह है। ये मानवता को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए इस युद्ध का भयावह परिणाम आने वाले दिनों में भविष्य में देखने को मिलेगी, जो इस बात का संकेत है कि यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले युद्ध में भी भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप देखोगे कि फूमियो किशिदा जो कि प्रधानमंत्री हैं जापान के, और वह जिस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, उसी सम्मेलन में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सीट से उठ करके आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को गले लगाने पे मजबूर होते हैं, तो इस बात का संकेत है कि भारत आज दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है और दुनिया भर के नेताओं को भारतीय प्रधानमंत्री से यह उम्मीद है कि मोदी जी हर उस भूमिका का निर्वहन करेंगे जिस भूमिका के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के बीच में जो वैमनस्यता है, जैसे कि आप देखोगे कि चीन और ताइवान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और रूस, ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो पिछले कुछ दिनों से समस्याएं देखने को मिल रही है, उन समस्याओं का समाधान वही नेता कर सकता है जो न्यूट्रल हो। और मोदी जी और भारत की जो वैदेशिक नीति है पिछले कई वर्षों से न्यूट्रल है। आप देखोगे कि हम लोग जो है तटस्थ रहने वाले लोग हैं, हम लोग कभी भी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते, हम लोग लॉबिंग नहीं करते, हम लोग न्यूट्रल रह करके दोनों ही पक्ष, जिस पक्ष में गलतियां होती है उस पक्ष को हम लोग डांटते हैं, डपटते हैं, और जिस पक्ष में गलतियां नहीं होती उसके समर्थन में खड़ा होते हैं। तो भारत की जो वैदेशिक नीति है वो दुनिया के अन्य मुल्कों को रास आता है, पसंद आता है, और उसी वैदेशिक नीति को तेज गति से आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे अजीत डोभाल साहब, हमारे विदेश मंत्री और मोदी जी की टिकरी करती आ रही है, जिसका आपको G7 पे भी असर होता दिखेगा। तो 49वीं G7 शिखर सम्मेलन जो कि आपको हिरोशिमा में आयोजित हो रही है, उस पर आप और हम सबको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यह भारत ही नहीं दुनिया के लिए जरूरी सम्मेलन है, जब दुनिया भर के शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ समिट में भाग लेकर के कई ऐसी नीतियों का निर्धारण करते हैं जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है।